इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रिवीजन क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में। चार्ज का यूनिट होता है, एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट होता है कूलम। कूलम इज ए वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। तो किसी बॉडी का जो चार्ज होता है, किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसको जनरली हम लोग माइक्रो कूलम में एक्सप्रेस करते हैं। माइक्रो कूलम, माइक्रो का ये सिंबल है और ये कूलम। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम। तो जनरली हम लोग चार्ज को माइक्रो कूलम में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन किसी भी फार्मूला में जब चार्ज का वैल्यू पुट करना होगा तो फर्स्टली वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कूलम। जैसे किसी बॉडी पर +4 माइक्रो कूलम का चार्ज है तो कूलम में कितना होगा? +4, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 to the power -6 कूलम। तो +4 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू +4 × 10 to the power -6 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए जनरली -e से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको +e से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -e और प्रोटॉन के चार्ज को +e से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखना, वैल्यू याद रखना है। और किसी भी सब्सटेंस पर चार्ज कैसे डेवलप होता है, किसी सब्सटेंस पर पॉजिटिव चार्ज, किसी सब्सटेंस पर नेगेटिव चार्ज, ये सब डेवलप कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझें कि कोई भी सब्सटेंस जो है वह एटम से बना होता है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट एटम के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हर एक एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वे न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। अब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब है कि उसके हर एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है। ठीक है, जैसे 26Fe56, 26Fe56 यह एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। इसका मतलब है कि आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन्स है। हर एक आयरन के एटम में 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 26 प्रोटॉन्स हैं। तो हमेशा याद रखना है एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे बताए कि 26Fe56 ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर 26 का मतलब आयरन के किसी एटम का एटॉमिक नंबर 26 है, यानी कि उसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स है और 26 प्रोटॉन्स है। तो ये मतलब समझ गए। अब एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई सब्सटेंस हो एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट का हर एक एटम में Z प्रोटॉन्स है और Z इलेक्ट्रॉन्स है। Z प्रोटॉन्स जो होगा वह न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी रहता है लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। तो न्यूक्लियस में जो Z प्रोटॉन्स है उसके कारण न्यूक्लियस का टोटल चार्ज हो गया +Ze
और जेड इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका चार्ज हो गया -JD। तो टोटल चार्ज ऑफ एटम यदि पूछा जाए तो चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, यानी कि टोटल चार्ज में ऐड होगा लेकिन विथ साइन। तो टोटल चार्ज ऑफ एटम, प्रोटॉन का चार्ज JD प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज -JD, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ एटम 0। तो किसी भी एलिमेंट में जितना भी एटम्स होता है हर एक एटम पर चार्ज 0 होता है, यानी कि हर एक एटम जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और हर एक एटम से ही सब्सटेंस बना हुआ है, एटम से ही सब्सटेंस बना हुआ है। तो हर एक एटम पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि पूरे सब्सटेंस पर कोई चार्ज नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हो कि पूरे सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन्स है हर एटम, एटॉमिक नंबर Z का मतलब Z इलेक्ट्रॉन्स है, Z प्रोटॉन्स है, ठीक है। एटम से सब्सटेंस बना हुआ है तो पूरे सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, इसलिए हर सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। हर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब जैसे दो सब्सटेंस है, मान लो कि जैसे एक ग्लास रॉड है और दूसरा जो है वह सिल्क है। कोई दो सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होना चाहिए। अब मान लो कि दोनों से, यह ग्लास है या सिल्क है, मान लो सिल्क क्लॉथ जो होता है, मान लो कि यह भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यह भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? इस सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, इस सब्सटेंस में जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब मान लो कि इसको हम लोग रब करें, फ्रिक्शन कराएं, तो रबिंग से क्या होता है कि एक एलिमेंट से, एक सब्सटेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे में इन करता है। एक सब्सटेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के दूसरे से अटैच होता है। तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि इससे डिटैच हो रहा है, तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी डिवाइडेड, तो यदि निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले यह न्यूट्रल था। क्यों न्यूट्रल था? क्यों? इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही प्रोटॉन्स था, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल किए हुए था। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यदि इससे डिटैच हो गया तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में इससे, इसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा, तो इसका चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन के कारण इसका चार्ज हो गया प्लस E। और वह पहले यह न्यूट्रल था, वह इलेक्ट्रॉन चूंकि इस पर आ गया तो इसलिए इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसका चार्ज कितना हो गया, -E। तो यदि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रब करेंगे तो एक सब्सटेंस से कम एक इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के दूसरे सब्सटेंस में इन करेगा, तो जिस सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा उसका चार्ज होगा +E, और जिस सब्सटेंस में एक इलेक्ट्रॉन अटैच होगा उसका चार्ज होगा -E। इससे कम चार्ज नहीं होगा, या तो बॉडी न्यूट्रल रहेगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होगा, एक इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, तो ये जिससे डिटैच होगा उसका चार्ज होगा +E, जिससे अटैच होगा उसका चार्ज होगा -E। तो यह मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी है, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब यही है कि किसी बॉडी पर जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज रहता है उसे हम लोग एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? एक से ज़्यादा, मान लो कि रबिंग किए, 2 इलेक्ट्रॉन इससे डिटैच होकर के इससे अटैच हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा बचेगा इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो इसका चार्ज होगा +2E। और 2 इलेक्ट्रॉन इससे अटैच हुआ तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण इसका चार्ज हो जाएगा -2E। मान लो कि इससे 10 इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के इससे इलेक्ट्रॉन हुआ, अटैच हुआ, तो इसका चार्ज होगा +10E, इसका चार्ज होगा -10E। तो जनरलाइज्ड करें इसको, मान लो कि रबिंग से एक सब्सटेंस से n इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के दूसरे सब्सटेंस में इन कर रहा है, तो जिस सब्सटेंस से n इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होगा उस सब्सटेंस का चार्ज होगा +Ne, और जिसमें वह n इलेक्ट्रॉन अटैच होगा उसका चार्ज होगा -Ne। तो चार्ज ऑन ए बॉडी
Q इक्वल टू प्लस एनी या माइनस एनी। तो ऐसे लिखा जाता है कि चार्ज ऑफ ए बॉडी Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। जैसे मान लो कि किसी बॉडी पर प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का चार्ज है। तो प्लस चार्ज है यानी कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन डिटैच हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन इससे डिटैच हुआ है। तो मान लो कि इससे n इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हुआ है, तो निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि Q इक्वल टू एनी, तो N इक्वल टू Q बाई E। Q का वैल्यू और E का वैल्यू पुट करने पर N कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर 13। ये कूलम कूलम कट गया, क्योंकि नंबर है इसलिए कोई यूनिट नहीं है। N इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 13। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस बॉडी। तो इसका मतलब है कि जिस बॉडी पर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम का चार्ज है, उस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के किसी दूसरे सब्सटेंस में इन किया है। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका केवल ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो कि दो बॉडी है, अभी बतलाए, ये दोनों बॉडी मिलकर के एक सिस्टम बनाया। ठीक है, फ्रिक्शन के पहले इसका टोटल चार्ज कितना है? 0। इसका टोटल चार्ज कितना है? 0। तो इस सिस्टम का चार्ज, ये दो बॉडी मिलकर के एक सिस्टम बनाया है, तो इस सिस्टम का चार्ज एनी 0 प्लस 0 यानी कि 0। अब मान लो कि इसको हम लोग फ्रिक्शन कराएं। फ्रिक्शन कराने से इसका n इलेक्ट्रॉन्स डिटैच होकर के इसमें इन किया, तो इसका चार्ज हो गया प्लस एनी, इसका चार्ज हो गया माइनस एनी। तो फ्रिक्शन के बाद टोटल चार्ज ऑन दिस सिस्टम यदि पूछे तो एनी प्लस माइनस एनी यानी कि 0। यानी कि फ्रिक्शन के पहले का टोटल चार्ज सिस्टम पर 0 था और फ्रिक्शन के बाद भी टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है? 0 है। तो टोटल चार्ज तो कंजर्व भी रह गया। या कोई भी फिजिकल केमिकल रिएक्शन होता है उसमें टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास, ये सब ध्यान रखना है। कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज, पहला पॉइंट क्या है कि चार्ज जो होता है वह मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ठीक है, मास हमेशा जो होता है वह 0 होता है। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी, किसी बॉडी का चार्ज 0 भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव। मास कोई बॉडी है तो मास 0 से ज़्यादा होना ही है। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड है कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अभी हम लोग पढ़े कि चार्ज, किसी बॉडी का चार्ज प्लस माइनस एनी इस फॉर्म में होगा। जैसे किसी बॉडी का चार्ज या तो प्लस ही होगा या माइनस ही, या +2E -2E, बीच में नहीं होगा। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। लेकिन मास जो होता है वह क्वांटाइज नहीं होता है। किसी बॉडी का मास फ्रैक्शन में हो सकता है, जैसे 1.5 ग्राम kg, ये सब हो सकता है। थर्ड है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो चार्जेज के बीच का फोर्स जो होता है वह मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव। यदि दोनों सिमिलर नेचर का चार्ज है, यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करता है। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन मास के बीच, दो फोर्स के बीच
दो मास के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे कि दो मास के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होता है, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ये काफ़ी है। ऐसे पॉइंट और लिख सकते हो कि चार्ज, किसी बॉडी पर जो चार्ज है वह बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किसी बॉडी का मास जो है वह बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, इसका मास मान लो m0 है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो इसका मास m0 है, इसको रेस्ट मास कहते हैं। यही बॉडी जब काफ़ी हाई वेलोसिटी v से मूव करता है तो इसका मास बढ़ करके m हो जाता है। c कांस्टेंट है, यह वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉडी का मास भी बढ़ता है। अब मान लो कि किसी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ करके लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उस बॉडी का मास इन्फिनिटी हो जाएगा। कैसे? m = m0√1 - v यदि c के बराबर हो जाए, लाइट के वेलोसिटी c के बराबर हो जाए तो c² यानी कि नीचे क्या रहेगा 1 - 1 यानी कि 0, तो m = m0/0 यानी कि इनफाइनाइट। तो किसी बॉडी का वेलोसिटी, इवन इलेक्ट्रॉन का भी वेलोसिटी यदि लाइट के वेलोसिटी c के बराबर हो जाए तो उस इलेक्ट्रॉन का मास इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये था कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। अब हम लोग पहले पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ। मान लो कि दो बॉडी है, एक बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये दो मास के बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2। जितना ज़्यादा मास रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसके कारण यह इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसके कारण इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। Force of attraction between two masses is inversely proportional to a square of the distance between the two masses। यानी कि डिस्टेंस r बढ़ेगा तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स घटेगा। दोनों को यदि कंबाइन कर देते हैं तो F is directly proportional to m1 m2/r²। Hence F is equal to g m1 m2/r²। g एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। 11 में सब पढ़े हो गई है, लेकिन ध्यान में रखना अभी भी। क्यों? यूनिट ऑफ जी कैसे? यूनिट ऑफ जी F = इतना, तो g कितना होगा? F r²/m1 m2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसका वैल्यू 6.67। वैल्यू ऑफ g याद रखना है, वैल्यू ऑफ g होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी तरह कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, हम लोग पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ कि मान लो कि दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और दोनों जो है वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। मान लो कि दोनों जो है वह किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है, किसी मीडियम में है, तो दो चार्ज के बीच हमेशा
या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। यदि दोनों सिमिलर चार्ज है, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है या दोनों निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो मान लो कि ये दो चार्ज है, इनके बीच लगने वाला फोर्स F है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कूलम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उन चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज। कूलम्स लॉ का सेकेंड पार्ट कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। दोनों को यदि साथ लिखे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए दिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यह कूलम्स लॉ है। अब मान लो कि चार्ज जो है वो वैक्यूम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? ये दोनों चार्ज Q1 और Q2 जो है वह वैक्यूम में रखे गए हैं, या आगे हम लोग देखेंगे एयर के लिए भी लगभग यही आएगा। तो दोनों चार्ज एयर में या वैक्यूम में रखा गया है। तो फॉर वैक्यूम ए इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं इसको। इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या पढ़ते हो? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 1/4, तो ये बतलाओ दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F कितना होगा? हैंस F इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये दोनों एक ही है। अब मान लो कि इसका वैल्यू निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹। 1/4 पाई का वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करें और सॉल्व करें तो 9 इंटू 10⁻⁹ पूरा वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹। यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ का ये तीसरा फॉर्म हो गया कि F इक्वल टू पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ लिख दें और इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्स लॉ का ये 3 फॉर्म हो गया कि F इक्वल टू A Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यदि चार्ज वैक्यूम में रखा गया है तो A इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल टू यानी कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यदि निकाले, वैल्यू निकाले तो आता है 9 इंटू 10⁻⁹।
तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जैसे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट F इक्वल टू इतना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट कितना होगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट चार्ज का कूलम, तो कूलम स्क्वायर 1/4 पाई, ये तो नंबर है, फोर्स का न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो देखो कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो गया 1/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जब निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 8.85 × 10⁻12 और कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। खैर ये यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ध्यान में रखना है इसको। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला यह फोर्स है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। दोनों सिमिलर नेचर का चार्ज है, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो दो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव है, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा। और वह फोर्स कितना होता है, यदि चार्ज वैक्यूम में रखा गया है तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला का है, या सीधे इसको F इक्वल टू ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन मान लो कि वही चार्ज Q1 और Q2 आर ही डिस्टेंस पर रखे गए हैं, लेकिन बीच में वैक्यूम नहीं है, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मोटा मोटी अभी समझो इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटर, जैसे वाटर है, ग्लास है, पेपर है, माइका है, ये सब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम अचालक जो होता है वैसा कोई मीडियम है। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स A Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये शुरू में पढ़े थे हम लोग। यदि दोनों चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है, इंसुलेटिंग मीडियम में रखा गया है, मोटा मोटी इंसुलेटिंग मीडियम मान लो, दोनों में अंतर है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा अंतर है। तो A का वैल्यू होता है if the charges are kept in a dielectric medium, in a dielectric medium, then A इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहेंगे। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम इसको कहते हैं। और एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बतलाओ हैंस F कितना होगा यदि दोनों चार्ज किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है। तो A की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो F कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं, और एप्सिलॉन नॉट तो वही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यदि दोनों चार्ज वैक्यूम में नहीं रख करके किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है, तब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। वैक्यूम में रहेगा तो F माने हैं उसको, लेकिन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है तो मान लो कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को Fm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन R को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे एयर के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू जो होता है वह 1.004 होता है फॉर एयर। एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर 1.004, इसका कोई यूनिट नहीं होता, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। एयर के लिए फॉर ग्लास एप्सिलॉन R इक्वल टू 4 होता है। 4 फॉर माइका एप्सिलॉन R इक्वल टू 6 फॉर वाटर एप्सिलॉन R इक्वल टू 81। अब जैसे देखो अंतर क्या है कि दो चार्ज यदि वैक्यूम के बदले किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा गया है तो अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन R का वैल्यू चेंज करेगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू चेंज करेगा। तो मान लो कि दो चार्ज Q1 और Q2 है, R ही डिस्टेंस पर है, तो दोनों के बीच का मीडियम यदि चेंज कर दे तो एप्सिलॉन R चेंज करेगा, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, चेंज कर जाएगा। जैसे एयर है तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मान लो Fa से रिप्रेजेंट करें तो 1/4 पाई, ये नियरली इक्वल टू 1.001 मान लो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यानी कि F। तो दो चार्ज यदि वैक्यूम में है या एयर में है तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इक्वल होगा, F के ही बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। मान लो कि वही चार्ज Q1 और Q2 है और R ही डिस्टेंस पर है, लेकिन बीच का मीडियम यदि ग्लास कर दे तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यानी कि एयर या वैक्यूम में दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F/4। यानी कि यदि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F है, तो यदि एयर में रखा गया है और दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F है, तो वही दो चार्ज है उतने ही डिस्टेंस पर हैं, लेकिन बीच में यदि मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में ग्लास दे दे तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स F/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यदि माइका कर दे, माइका बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक होता है ये भी, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², यानी कि F/6 हो जाएगा, F/6 हो जाएगा। क्लियर है? तो अलग अलग मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू चेंज करता है, तो मीडियम चेंज करने से दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होता है, चेंज करता है। तो क्लियर है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है।
एक तो चार्ज के वैल्यू यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर ज़्यादा चार्ज रहेगा तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा। सेकंड, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस पर यदि डिस्टेंस r बढ़ाएंगे तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स घटेगा। और इसके अलावा दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्जों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। इंटरवेनिंग मीडियम जो है उस पर भी डिपेंड करता है। मीडियम चेंज करने से चार्ज नहीं चेंज करे, डिस्टेंस भी नहीं चेंज करे, लेकिन यदि मीडियम चेंज कर दें तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स चेंज कर जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।